नमस्कार। शाम 4:30 बजे हरियाणा के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीता सिंह। हरियाणा में नए सीएम नायब सैनी की सरकार फ्लोर टेस्ट में पास हो गई है। आज विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पास किया गया था। इस पर पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीक्रेट वोटिंग की मांग की थी, लेकिन स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ। इसके बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विश्वास प्रस्ताव पेश करने के बाद हरियाणा विधानसभा को संबोधित करते हुए नए सीएम नायब सिंह सैनी ने आज पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर की जमकर तारीफ की। सैनी ने कहा कि उन्होंने हरियाणा में शासन में सुधार के लिए मिशन मोड में काम किया। बता दें, हरियाणा विधानसभा में बहुमत के लिए 40 विधायक चाहिए थे और बीजेपी ने 48 विधायकों के साथ बहुमत हासिल किया है। इनमें से 41 विधायक भाजपा के हैं, जबकि उसे 7 निर्दलीय विधायकों में से 6 के साथ साथ हरियाणा लोकहित पार्टी के एकमात्र विधायक गोपाल कांडा का भी समर्थन प्राप्त है। ऐसे में सवाल ये कि 2024 के चुनाव से पहले बीजेपी ने इतना बड़ा सियासी दांव खेला, क्या ये दांव हरियाणा में कांग्रेस का पत्ता साफ कर देगा? क्योंकि इतने बड़े सियासी फेरबदल में अब तक बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी का कोई भी विरोधी स्वर सामने नहीं आया, जिससे साफ है कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को मात देने के लिए बीजेपी ने ये नई रणनीति अपनाई है ताकि उसके वोटों का गणित ना बिगड़े। आज इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आज विधानसभा में हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। कार्यकर्ता था और वो छोटा सा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने विभिन्न पदों के ऊपर रखते हुए पार्टी के अध्यक्ष के रूप में बैठा दिया और आज इस पद के ऊपर सदन के नेता के रूप में मुझे यहां विराजमान किया है। आदरणीय अध्यक्ष जी, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही संभव है, ये कहीं और संभव नहीं। प्रदेश को एक नई दिशा देने का काम 10 वर्षों के अंदर, 9.5 वर्षों के अंदर मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। गजब के काम किए हैं। इस समय मुख्यमंत्री नहीं हूं, वहां का विधायक जरूर हूं, लेकिन चूंकि काम को और सुचारू ढंग से बढ़ाना है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी, क्योंकि अभी ये तो चुनाव नहीं लड़े हैं, अब चुनाव नहीं लड़े हैं तो इनको भी किसी प्रदेश की किसी जगह की सेवा करने का मौका मिले, तो मैं इस सदन के सामने मैं एक मान सदन के सामने घोषणा करता हूं कि मैं आज करनाल विधानसभा से त्यागपत्र देता हूं। आज से करनाल की विधानसभा की देखरेख हमारे नए नेता, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जी उसकी देखरेख करें और मेरे जिम्मे संगठन की ओर से जो कार्य लगेगा उस कार्य करूंगा। तो आपने सुना, नए मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पूर्व मुख्यमंत्री की तारीफ की और पूर्व मुख्यमंत्री ने नए मुख्यमंत्री नायब सैनी की तारीफ की। कुछ दिन से हरियाणा की राजनीति में काफ़ी हलचल मची हुई है। आइए बात करते हैं। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़े हुए हैं। कमल वधावन वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, सुरेश रोड प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ मौजूद हैं और देवेंद्र दत्त प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले चलते हैं देवेंद्र दत्त जी के पास, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। हमारे साथ देवेंद्र दत्त प्रवक्ता बीजेपी मौजूद है। देवेंद्र जी, आपसे समझना चाहेंगे, 4.5 साल का ये गठबंधन जेजेपी और बीजेपी का लोकसभा चुनाव इतने नज़दीक है, ऐसे में क्या वजह, क्या ऐसा हुआ कि गठबंधन टूट गया? मैं आप सभी का इस डिबेट में अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। मैं निवेदन करूं नीता जी, मैं आपके समक्ष इतना बात कह सकता हूं कि हरियाणा के अंदर हमारी जेजेपी के साथ गठबंधन था, सरकार चल रही थी और अभी लोकसभा चुनाव आ गए थे और लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में चुनावी समर में जाने वाली है। यूं तो चुनावी समर में हम लोग सभी जाने वाले हैं जी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि संगठनात्मक प्रक्रिया के तहत काम करती है और अपने यहाँ संगठनात्मक व्यवस्था रहती है कि चुनाव आए हैं और चुनाव में अपने को जाना है।
ऐसे समय में केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ जजपा की जो बातचीत चल रही थी वो कहीं ना कहीं उस पर नहीं पहुंच पाई, इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाई कि हम लोग लोकसभा का चुनाव मिलकर के लड़ सकें, इसलिए हमें अलग होना पड़ा। जी, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इससे? सुरेश रोड जी आपसे जानना चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में क्या वजह आपको नज़र आती है कि अचानक से मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया और नए मुख्यमंत्री बनाए गए? नीता जी, आपने बहुत अच्छे से मुझे बोलने का लिए मौका दिया है, क्योंकि कि इस्तीफा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने दे दिया। मैं ये बताना चाहता हूँ इस्तीफा दिया नहीं है, इस्तीफा श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिया गया है। जी, दूसरी बात, इस्तीफा क्यों लिया गया? द्वारका एक्सप्रेस वे के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी गुड़गांव में गए, कुर्सियां खाली थी, तो ये तो प्रधानमंत्री की या केंद्र की मनोहर लाल खट्टर की तरफ से नाराजगी की बात मैंने बताई जी। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूँ, बड़ी बात कहता हूँ, अभी तक बीजेपी का क्या प्रचार होता था या दुष्प्रचार होता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम से वोट मिलती है, हम जिसको भी चुनाव में टिकट दे देते हैं, चाहे विधानसभा का चुनाव हो चाहे या सांसद के लिए कोई उम्मीदवार हो, सबको वोट मोदी जी के नाम से मिलती है। अगर नरेंद्र मोदी जी के चेहरे में इतना आकर्षण था कि उन्हीं के चेहरे के नाम से उनकी फोटो दिखाकर बीजेपी चुनाव में जीतती थी, तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी जी का चेहरे का आकर्षण कम हो गया। अगर वो कम नहीं हुआ होता या वो लोगों की एक तरह से नजरों से न उतरा होता, तो आज मनोहर लाल खट्टर जी को बदलने की, कदावत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती जी। चेहरे बदलने से, नकाब बदलने से जनता को आप गुमराह नहीं कर सकते। मैं बेबाकी के साथ आपको बिल्कुल कम समय में यह बात बताना चाहता हूं कि दो दलों ने जब समझौता किया था, बीजेपी और जेजेपी ने, तो दोनों हाथों से प्रदेश को लूटने का समझौता था जी। और आज ये समझौता तोड़ना, ये भी एक समझौता हुआ है, आपस में तय हुआ है। ये कोई अलग अलग लोग नहीं है, ये वोट डिवाइड करके लोगों को गुमराह करने के लिए आने वाले लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव, ये इनकी एक रणनीति का हिस्सा है कि कैसे लोगों को गुमराह किया जाए जी। आप कह रहे हैं गुमराह करने की एक रणनीति है कहीं ना कहीं लोगों को, और लोकसभा चुनाव नजदीक है, गुमराह किया जा रहा है लोगों को। आपके पास लौटेंगे सुरेश जी। हमारे साथ इस समय कमल वधावन जी भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपको क्या इसमें राजनीति नजर आती है कमल जी? कहीं ना कहीं माने तो 9.5 साल हो चुके हैं, अगर मनोहर जी की बात करें तो कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, क्या ये वजह रही? उनके नज़दीकी हैं बिल्कुल सुनील सैनी जी ने, नायब सिंह सैनी जी जिन्हें कि बनाया गया है, नायब सिंह सैनी जो नए मुख्यमंत्री बने हैं वो मनोहर जी के बिल्कुल करीबी हैं, एक चेहरा कहें तो बस चेंज हुआ है, बहुत करीबी हैं। एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर रहा क्या जिसकी वजह से मुख्यमंत्री बदला गया? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कई कयास यहाँ लगाए जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी का भी यहाँ जो बातें हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर देखा जाए परिवर्तन ये कोई बीजेपी का पहला ट्रायल नहीं है। इससे पहले भी बीजेपी ऐसे ट्रायल करती रही है, गुजरात का आप सिनेरियो देख लीजिए। इसके अलावा और भी कोई बहुत सी स्टेटें हैं जहां ऐसे एक्सपेरिमेंट बीजेपी ने किए हैं। तो निश्चित तौर पर बीजेपी का जो मकसद है बड़ा साफ है कि लोकसभा में जो 400 पार का नारा दिया है उसको वो पूरा कैसे करे जी। हालांकि मेरा मानना यह है कि जहां भी कमी बीजेपी को लगती है उसको वो सुधारने में लगी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी का जो मामला है वो ये कि जो जानकारी मिल रही है कि कहीं ना कहीं जो केंद्रीय नेतृत्व ने, बीजेपी के ने हरियाणा के सर्वे भी करवाए थे, 3 दफा सर्वे की जो बात सामने आ रही है, हालांकि उसमें कहीं ना कहीं 3 से 5 सीटें जो लोकसभा की हैं हरियाणा की, वहां कहीं ना कहीं कांग्रेस का फाइट उनकी नजर आ रही थी। तो कहीं ना कहीं बहुत सी चीजें हैं, अभी थोड़े दिन और रुको, बहुत सी बातें सामने भी आएंगी। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ऐसा भी था कि सीएम के प्रति किस प्रकार से लोगों के अंदर अब चर्चा थी, और दूसरा जैसे गठबंधन को लेकर भी इनकी चर्चा थी कि गठबंधन अब तोड़ देना चाहिए। ये पूर्व में ही अनुमान था कि गठबंधन अब लास्ट मोमेंट पे आके कहीं ना कहीं ये दोनों पार्टियां अलग जरूर होंगी, ऐसा अनुमान सभी लोग लगा रहे थे। लेकिन एकदम ऐसा हुआ, इसके पीछे भी कई सवाल खड़े होते हैं कि क्या वास्तव में सीएम का अब जो बदलाव हुआ वो जरूरी था, या फिर पार्टी
से गठबंधन जो तोड़ने की प्रक्रिया थी वो एक ऐसी हो जाए कि कहीं ना कहीं कोई चैलेंज या कोई बात उनके सामने ना आए, या पिछला जो इतिहास रहा है बीजेपी का पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का वो रिपीट ना हो। बहुत से सवाल यहाँ खड़े होते हैं और निश्चित तौर पर अगर जी बिल्कुल, बहुत सारे सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। कमल जी, आपके पास वापस लौटेंगे, जानते हैं सवालों का जवाब। देवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद है। देवेंद्र जी, ये एक बात रही कि जो गठबंधन था जेजेपी के साथ वो टूट गया, लेकिन दूसरी बात यहाँ पर ये आती कि मुख्यमंत्री बदलने के पीछे क्या वजह रही। अगर बात करें मनोहर लाल खट्टर जी की, तो वो 9.5 साल से विधायक दल के नेता रहे और मुख्यमंत्री रहे। उनको 21 अक्टूबर 2014 को विधायक दल का नेता चुना गया और तब से वो मुख्यमंत्री रहे। क्या वजह रही कि उनको बदला गया? बहुत नज़दीकी है नायब सैनी उनके, तो एक तरह से सिर्फ चेहरा बदला गया है, बहुत नज़दीकी हैं। क्या वजह रही मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की? नीता जी, मैं प्रार्थना करूं आपसे, अभी हम अपनी बात कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनका अपना विश्लेषण रहा होगा, उनका अपना अध्ययन रहा होगा। मैं वैसे भी पत्रकार बंधुओं का, छायाकार बंधुओं का बहुत सम्मान करता हूं, उनका अपना विश्लेषण रहा होगा। लेकिन मैं यहाँ पर निवेदन इतना कह सकता हूँ, मैं पार्टी का एक प्रवक्ता हूँ, जिम्मेवारी के पद पर बैठ करके मैं निश्चित रूप से आपसे ये कह सकता हूँ, यूं तो संसार के अंदर भी परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन राजनीतिक क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से कई बंधुओं की कई भूमिकाएं तय करता है। और अपने यहाँ मैंने पहले भी अपनी बात को यहीं से प्रारंभ किया था कि अपने यहाँ एक संगठनात्मक प्रक्रिया काम करती है और उसी के तहत कई बार कुछ महानुभावों की भूमिकाएं जो हैं वो परिवर्तन करके कुछ और भूमिकाओं में संगठन ने उनसे काम लेना होता है। अभी शीघ्र ही आप सबको ये पता लग जाएगा कि निश्चित तौर पर आदरणीय मनोहर लाल जी की भूमिका संगठन कहीं और लेने वाला है। इसी के तहत आप ये देखिए ना कि 3 प्रांतों के देवेंद्र जी, आपको यहाँ रोकूंगी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मनोहर लाल जी को करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, जैसे आपने अपने शब्द में स्वयं ही कहा कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं, मैं वही उसी बात को कहता हूं कि ये आकलन, ये विश्लेषण अलग अलग तरह से मीडिया के माध्यम से अपने अपने एक उनका विश्लेषण रहता है, अपना अपना अध्ययन रहता है। अपने यहाँ संगठन तय करता है, अपने यहाँ केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, केंद्र का नेतृत्व तय करता है कि आदरणीय मनोहर लाल जी के रूप में हमें किस प्रकार की भूमिका कहाँ, कब और किस तरह से लेनी है। अभी इसी प्रकार का कोई भी तय नहीं हुआ है। जी बिल्कुल। सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो गठबंधन टूटा है उसकी वजह से कांग्रेस को कितना नुकसान उठाना पड़ सकता है लोकसभा चुनाव में? अगर हम जाट वोटों को देखें या किस तरह का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है? नीता जी, आज की डेट में मतदाता या हरियाणा की जनता इतनी जागरूक है, वो 2019 वाले चुनाव में जेजेपी बीजेपी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र को नहीं भूल पाई। अब इनकी कोई भी चाल नहीं चलेगी। अगर आप मेरे से सीधे शब्दों में ये जानना चाहते हो कि ये इन्होंने जो गठबंधन तोड़ा है, ये हमारे नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डर में किया है कि जाट वोट बैंक को डिवाइड कर दे, जेजेपी अपना शेयर ले ले, कुछ इनानो है उधर। तो हरियाणा का जाट मतदाता भी इतना जागरूक है। मैं बिल्कुल बेबाकी से कहता हूँ, हम जात पात की राजनीति में विश्वास नहीं रखते, लेकिन अगर चैनल की तरफ से, इस पैनल में मैं भी एक आधिकारिक प्रवक्ता हूँ पार्टी का, अगर ये पूछा गया है कि कहीं ये हमारे को प्रभावित तो नहीं करेगा, मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, मैं भी किसान वर्ग से आता हूँ। तो किसान वर्ग पिछले जितने अत्याचार मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की सरकार के द्वारा उनके ऊपर किए गए, 700-750 किसानों की शहीदी ली गई और उन किसानों की बेटियों को जो चैंपियन थी दिल्ली में कैसे घसीटा गया नरेंद्र मोदी और खट्टर की सरकारों के द्वारा, किस तरीके से उनके ऊपर जुल्म किए गए। अभी अग्निवीर के नाम से बेरोजगार युवाओं के ऊपर कैसे लाठीचार्ज हुए जगह जगह पर, कर्मचारी हों, अधिकारी हों या आशा वर्कर हों, कोई भी वर्ग, सरपंच, चुने हुए सरपंच नहीं इन्होंने बख्शे। तो ये सारी चीजें इतनी ज्वलंत हैं इस समय। लोगों को, हरियाणा के लोग, मनोहर लाल खट्टर जी ने एक बयान दिया था सीएम बनने के बाद कि हरियाणा के लोग कंधे तक मजबूत हैं लेकिन कंधे से ऊपर कमजोर हैं। मैं मनोहर लाल खट्टर जी को कांग्रेस पार्टी और हरियाणा का एक बेटा होने के नाते बताना चाहता हूँ, हरियाणा के लोग कंधे से नीचे भी मजबूत है और कंधे से ऊपर भी इतने मजबूत हैं कि आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में अपनी शक्ति का वो आपको परिचय दिलाएंगे। जी बिल्कुल सुरेश जी। जी करने के बाद
आपको और आपके नरेंद्र मोदी को किस तरीके से दिन में तारे दिखाई जाते हैं, या हरियाणा का मतदाता तय करेगा। मैं आपके चैनल पर कई चैनलों में अक्सर बोलता हूँ, हरियाणा वो प्रदेश है, चाहे 10 लोकसभा सीटों का छोटा प्रदेश हो, लेकिन वो हिंदुस्तान की राजनीतिक दिशा और दशा बदलने का रिकॉर्ड कायम करता है। बिल्कुल, दिशा और दशा बदलने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर। जी बिल्कुल, जागरूक हो चुका है हरियाणा का नागरिक जो है। क्या कहेंगे आप, कुछ एड ऑन करना चाह रहे हैं देवेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं निश्चित रूप से अभी सुरेश रोड जी की बात सुन रहा था और सुरेश जी कह रहे थे कि ये निश्चित रूप से भूपेंद्र सिंह हुड्डा से भयभीत हैं। मैं बिल्कुल मानता हूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा से बिल्कुल हरियाणा की जनता भयभीत थी। भारतीय जनता पार्टी को भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, एक कर्तव्यनिष्ठ नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है, जिसने नेतृत्व करते हुए पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने विश्व के पटल पर, विश्व के मानचित्र पर भारत का सम्मान जिस तरह से प्रतिष्ठापित किया है, ये हमारे पास एक बहुत मजबूत नेतृत्व है। और जहां तक मैं बात कर रहा हूं भयभीत की, बिल्कुल इनके शासन में भयभीत थी, महिलाएं भयभीत थी, इनके शासन में मजदूर भयभीत था, इनके शासन में। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता रहेगा। हमारे साथ इस समय कमल जी भी मौजूद है। कमल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम वोटों की राजनीति देखें तो किस तरह का फर्क दिखाई देगा, किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा? क्या जाट वोटों का ध्रुवीकरण दिखाई दे सकता है, जाट और गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोट में बंटवारे की नींव रखी गई है इस कदम के साथ, जो था ये गठबंधन वो खत्म हुआ है? बिल्कुल, देखिए अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति में देखिए जातीय समीकरण हमेशा रहे हैं, इसमें कोई दुसरा नहीं सकता। पार्टी के प्रवक्ता लोग हैं, बेशक कैसी मर्जी अपनी पार्टी के प्रति बात रखें, लेकिन हरियाणा के इतिहास पर नजर मारी जाए तो कहीं ना कहीं जो जातीय समीकरण है वो हैवी रहे हैं। मुद्दों की राजनीति हरियाणा में बहुत कम देखी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से अभी आपने कहा कि जाट जो एक समुदाय है उसको कैसे बांटा जाए, तो निश्चित तौर पर देखिए कहीं ना कहीं अगर जेजेपी लोकसभा चुनाव लड़ती है तो निश्चित तौर पर हर सीट पर कहीं ना कहीं उनकी जो वोट बैंक है, वो जो वोट बैंक डिवाइड होने का जो काम होगा वो निश्चित तौर पर सबको पता है होगा ही। लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक प्रक्रिया बीजेपी का देखने को मिली। ठीक है, अगर ये जेजेपी वाले बीजेपी के साथ अलायंस में रहते तभी इनका बीजेपी वालों का फायदा ही था। अगर अब बीजेपी ने उनको अलायंस को अलग कर दिया तब भी मैं मानता हूं बीजेपी का ही फायदा है, ताकि जो एक कास्टिज्म की राजनीति जो हरियाणा में है उस पर डिवाइडेशन जो होगा वो निश्चित तौर पर उसका फायदा बीजेपी को यहाँ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसी चर्चाएं हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये जो भी प्रवक्ता साथी है मेरे, ये कभी नहीं कह सकते, क्योंकि हरियाणा की राजनीति शुरू से लेकर आज तक कास्टिज्म उस पर हावी रहा है और हम देखते आए हैं। हालांकि नायब सैनिक को जिस प्रकार से बनाया, ओबीसी की वोटों को प्रभाव जो है वो बिल्कुल इनके पक्ष में आता हुआ जरूर दिखेगा। इसके अलावा जाट नॉन जाट की जो राजनीति हम देखते आ रहे हैं वो हरियाणा में भी हम देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ठीक है, इनके अपने तर्क हो सकते हैं, लेकिन जो लोगों के तर्क है या लोगों के बीच में बात है उसको भी झुठलाया नहीं जा सकता, क्योंकि हरियाणा की राजनीति में जो कास्टिज्म है वो हैवी है और निश्चित तौर पर इसका जो फर्क है वो जरूर पड़ेगा। एक कास्ट बढ़ती हुई यहाँ जरूर दिखती है, तो इसको झुठलाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल, आप कुछ कहना चाह रहे हैं देवेंद्र जी? आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो गठबंधन टूटा है वो इसलिए टूटा है कि जेजेपी को लोकसभा में जो सीटें चाहिए थी वो कहीं नहीं मिल पा रही थी, सहमति उस पर नहीं बन पा रही थी। एक रीजन ये भी हो सकता है? नीता जी, मैं आपसे प्रार्थना करूं कि मैं संक्षिप्त में अपनी बात को समेटना चाहूंगा जी। मैं आपसे प्रार्थना करूं, ये जो बात आप कह रहे हैं ये यहां से मैंने अपनी बात को प्रारंभ किया था कि निश्चित रूप से हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के साथ जेजेपी के साथ कुछ निर्णय नहीं हो पाया, इसलिए हमें अलग होना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन जहां जातिगत बात करते हैं तो मैं निवेदन करूं, भारतीय जो इन्होंने बात की थी, आपने नीता जी उस समय मेरी बात पूरी नहीं होनी दी, वो आपके चैनल के माध्यम से बात पहुंची नहीं। मैं ये फिर एक बार उस बात को कह करके कि सुरेश रोड साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं भाई साहब कि भाई हुड्डा जी के समय में हुड्डा जी का बड़ा भय है, बड़ा भयाक्रांत उस समय वातावरण था जब इन्होंने हुड्डा जी ने हरियाणा में शासन किया था। मजदूर भयभीत था, महिला भयभीत थी, कर्मचारी भयभीत था। हम लोगों ने सब कुछ देखा हुआ है, लेकिन हम जातिगत राजनीति नहीं करते, हम लोग राजनीति करते हैं। हम लोगों ने, हमारे मुख्यमंत्री जी जो मनोहर लाल जी अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, उन्होंने ये कहा था हरियाणा एक और हरियाणवी एक।
इसलिए हम लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कटक से लेकर अटक तक संपूर्ण भारत को एक ही माला में पिरोना चाहते हैं। यहाँ कोई जातिगत बात नहीं। हाँ, राजनीति के अंदर रहते हुए, राजनीति समर में कूदते हुए उस चुनावी जंग में जाने के लिए बहुत सारे समीकरण इस प्रकार के देखने और बिठाने पड़ते हैं, जिससे विजय श्री हाथ आए, और विजय श्री निश्चित रूप से श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के हाथ में आने वाली है। मैं इतना कहकर के अपनी बात भी समाप्त करना चाहूंगा और आपसे आज्ञा भी लेना चाहूंगा, कृपया। जी, कई सारे सवालों के जवाब दिए हैं देवेंद्र जी ने। और सुरेश जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हम यहाँ पर जातीय समीकरण की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बात कर रहे हैं कि गैर जाट वोटों का ध्रुवीकरण और जाट वोटों में बंटवारे की नींव रखी गई है। इस फैसले के साथ आप क्या कहेंगे? हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सुरेश जी की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। आपको बता दें कि 2-3 दिन से काफ़ी उथल पुथल यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि नायब सैनी जी को नया मुख्यमंत्री चुना गया है और आज उनको ध्वनि मत से उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि क्या वजह रही 4.5 साल का जो गठबंधन था वो जेजेपी और बीजेपी का टूट गया, और क्यों मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने की यहाँ पर ज़रूरत पड़ी। हमारे साथ इस समय कमल जी भी मौजूद है। कमल जी, आप क्या कहेंगे अगर हम इसको सम अप करना चाहें तो आपको क्या वजह यहाँ पर दिखाई दी कि लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, ऐसे में जो ये चेहरा बदला गया है मुख्यमंत्री का, हालांकि जो नए मंत्री बनाए गए हैं वो पहले भी मंत्री थे, बस केवल मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया है, इससे फायदा बीजेपी को मिलेगा? बिल्कुल, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो ये सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला जो बीजेपी ने अपनाया है, तो निश्चित तौर पर ये फायदे के लिए ही उन्होंने सारी प्रक्रिया को अमल किया है। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठता था कि ऐसा करने की नौबत क्यों आई। निश्चित तौर पर इस पर तमाम लोग जानकारी भी चाहते हैं और लोग जानना भी चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसी कौन सी मुसीबत थी, ऐसी कौन सी विपदा थी पार्टी के ऊपर, ऐसे कौन से कारण थे कि बीजेपी को इतना बड़ा स्टेप उठाना पड़ा। निश्चित तौर पर जो मैंने शुरुआत में आपको बोला कि केंद्रीय नेतृत्व को ऐसी भनक लग चुकी थी कि कहीं ना कहीं हरियाणा की सिरसा, हिसार, भिवानी, रोहतक और सोनीपत सीट पर कहीं ना कहीं पार्टी कमजोर नजर आ रही है। हालांकि उसके कारण क्या थे वो भी सर्वे के अंदर आए थे, और जो जानकारी हमें मिल पा रही है उसमें यही था कहीं ना कहीं जो मनोहर लाल की छवि वहां है, उनके काम करने का तरीका था वो वहां है। हालांकि जो सरपंचों के साथ हुआ वो कारण था, हालांकि कर्मचारी वर्ग जो नाराज बैठे हैं वो कारण था, कुछ ऑनलाइन पोर्टल पर जो काम किए गए हरियाणा सरकार ने वो भी कारण माने जा रहे थे। निश्चित तौर पर ये सारे कारण उस सर्वे के अंदर शुमार थे, और अब केंद्रीय नेतृत्व ये चाहता था कि कुछ ऐसा बदलाव किया जाए ताकि हरियाणा के मुद्दे हट जाएं, नया चेहरा सामने आ जाए। नया चेहरा जब लोगों के बीच में जाए तो वो कहे कि मैं तो नया आया हूँ, भाई पार्टी का सिस्टम है। तो बिल्कुल कमल जी, जो आप कह रहे हैं कि नया चेहरा सामने लाया गया है कि जो भी मुद्दे थे वो हट जाए, नया चेहरा सामने आया है, उसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिल सकता है। आपने वक्त निकाला, सुरेश जी, देवेंद्र जी, आप सभी हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हम बात कर रहे थे कि क्यों नया मुख्यमंत्री लाया गया, और जैसे कि आज ध्वनि मत के साथ नायब सैनी ने अपना विश्वास मत हासिल कर लिया है, जहां पर कि बीजेपी का कहना है कि मनोहर लाल को एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। वहीं पर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस को इसका खामियाजा उठाना पड़ सकता है, लेकिन कांग्रेस इसको बिल्कुल नकार रही है। वहीं पे हमारे वरिष्ठ पत्रकार का कहना था कि फ़ायदे के लिए ही ये तमाम बदलाव किए गए हैं, जो कि नाराज़गी थी मनोहर लाल खट्टर से, एंटी इनकम्बेंसी थी, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव किया गया है। हरियाणा के दंगल में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।